हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रतापगढ़ शिक्षा समिति के द्वारा मॉडल पेपर जारी कर दिए गए और ये मॉडल पेपर आपके जी हाँ इतिहास विषय का होने वाला है। कंप्लीटली मेरी गारंटी है 100%, कितने कह रहा हूँ, पूरे 100% क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं। क्योंकि इस पेपर को तैयार करने में लगभग 1 महीने का समय लगता है। टीम की पूरी मेहनत है, यहाँ के राजस्थान के जो टॉप टीचर्स है उनकी पूरी टीम मिलकर ने एक साथ पेपर तैयार किया गया। पेपर हूबहू आपके रियल पेपर की तरह, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए, बिल्कुल हूबहू रियल पेपर है और इसका पूरा फुल सोल्यूशन मैं देने वाला हूँ। गारंटी है मेरी, इस पेपर को अच्छे तरीके से करके जाना, आपके पूरे में से पूरे हिस्ट्री में तो 100 में से 100 आप ले आओगे। बाकी मैं प्लानिंग भी बताऊँगा, तो इसलिए आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपके लिए इतिहास का है 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा और 80 नंबर का रहेगा। ये कुछ आपके लिए जनरल इंस्ट्रक्शन है जो कि एग्जामिनेशन के लिए है, तो इनको आप थोड़ा ध्यान रखना और ये आप अच्छे से थोड़ा पॉज करके देख लेना, इनको पढ़ लेना पेपर से पहले, ताकि पेपर में आपको इस इंस्ट्रक्शन ना पढ़ने पड़े। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और इनका आपको चयन करना होगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल हूबहू आपके मॉडल पेपर के आधार पर ही बनाए गए हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में शंख से बनी वस्तुओं के निर्माण का जो विशिष्ट केंद्र है वो कौन सा था? लोथल, बालाकोट या चहुंदड़ो, या फिर जो है आपके यहाँ पे दोस्तों आपके दे रखा है स्पेशली, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? चहुंदड़ो इसका आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों आगे देखिए कि सोने के सबसे भव्य सिक्के जो है वो निम्न में से किन शासकों ने जारी किए थे? कुषाण शासकों ने, हिंद यूनानी, या फिर गुप्त, या फिर योधे। दोस्तों सबसे भव्य जो सिक्के हैं और बड़ी मात्रा में कुषाण शासकों ने जारी किए थे, ठीक है। और सबसे पहले किसने जारी किए थे? तो गुप्त काल में सबसे पहले जारी किए गए थे सिक्के, ये भी आप याद रखना, ठीक है। फिर आगे देखिए, किस विदेश यात्री ने भारत में जाति व्यवस्था का वर्णन किया है? जाति व्यवस्था का भारत में वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? तो ये आपको कुछ विदेशी यात्री दे रखे हैं, इनमें से दोस्तों अल बिरूनी ने किया है। इसकी किताब का नाम क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिखोगे, जो सबसे पहले लिखेगा उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इस अल बिरूनी की किताब का नाम लिखना है आपको। जाति व्यवस्था का वर्णन जो है भारत में अल बिरूनी ने किया था। अल बिरूनी भारत में कब आया था, ये भी आप क्वेश्चन बनता है, आप अच्छे से याद करना। मुइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर कौन सा मुगल शासक है वो तीर्थ यात्रियों के भजनों से प्रेरित हो गया था दोस्तों? वो था आपके अकबर। कौन था? अकबर। दोस्तों यहाँ पर कितनी बार आया था? 14 बार आया था, ठीक है। 14 बार अकबर आया था, सबसे ज़्यादा बार आया था। कौन थे? मुइजुद्दीन चिश्ती की। और मुइजुद्दीन चिश्ती को ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती यानी गरीब नवाज के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन हर साल आता है, गारंटेड इस साल भी आएगा। 100% 100%। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण है वो किसने तैयार किया था? क्वेश्चन ये भी बनता है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाऊंगा ये महाभारत वाला, इस बार कंफर्म है आने के चांसेस। तो बीबी लाल, या वी एस सुदखांकर, या वहीलर, या फिर कनिगम। तो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण दोस्तों वी एस सुदखांकर ने किया था, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भी थोड़ा ध्यान रखना, मैं करवा दूंगा आगे से आपके लिए अलग से। महात्मा गांधी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपना भाषण कब दिया था? यानी व्हेन डिड महात्मा गांधी गिव हिज स्पीच इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? तो उन्होंने 19 मैं एग्जैक्ट डेट देता हूँ आपको, 4 फरवरी 1916 में, यानी 1916 में, ठीक है। ये आपके इंग्लिश वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी मैं साथ में करवा दूंगा। संथाल जो विद्रोह है वो कब हुआ था? तो 1855 में हुआ था, तो ये हो गया, ठीक है। संथाल जो है रिबेलियन टू प्लेस, तो आपकी 1855 में हो जाएगा। राजस्व वसूली करने वाला जमींदार का अधिकारी क्या कहलाता था? ठीक है, तो सरदार वाज द ऑफिसर ऑफ लैंडलॉर्ड वू स्टोर्ड द रेवेन्यू। तो वो क्या कहलाता था दोस्तों? क्या कहलाता था? अमला कहलाता था। क्या कहलाता था? अमला, यानी शी आपका आंसर राइट हो जाएगा। फिर आगे देखिए, अवध में सहायक संधि है वो आपकी अवध में कब थोपी गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है थोपी, यहाँ पे जानबूझ कर क्वेश्चन में लिखा गया है क्योंकि थोपी ही गई थी। कब थोपी गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 1801 में, ठीक है। जी हाँ, आप आंसर देने की कोशिश करें, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। साथ साथ में मीराबाई ने अपने पति रूप में किसे स्वीकार किया था? आपके सामने ऑप्शन है, देख लीजिए आप। भोजराज को, श्री कृष्ण को, श्री राम को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो श्री कृष्ण जी को उन्होंने अपना पति स्वीकार कर लिया था। मीराबाई के पति थे कौन? तो थे कौन? भोजराज, यानी उनकी शादी किसके साथ हुई थी? भोजराज के साथ। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है। आगे देखिए, विजयनगर के संरक्षक देवता कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हर साल लगभग देखने को मिलता है। विजयनगर साम्राज्य में से एक क्वेश्चन छोटा आपके पक्का आएगा, और इसमें इस क्वेश्चन का आंसर दे रखा है कि विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे? तो विरूपाक्ष जी थे, ठीक है। ये हो गया आपकी। आगे देखिए
कि सर्वोत्तम जिन्स ए कामिल क्या थी? जिन्स ए कामिल हू वाज द बेस्ट जिन्स ए कामिल, एक फसल थी, दो फसलों को मिलाकर थी, और वो कौन कौन सी थी दोस्तों? कपास और गन्ना, यानी इन दोनों को मिलाकर ए वैस है दोनों, डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सा लग रहा है बट इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, यानी गन्ना भी था और कपास भी था, जिनसे कामिल। ठीक है, इसको कप और सुग्रेंस बोलेंगे। विजयनगर में हिरिया नहर का निर्माण किस वंश ने कराया था? विच डायनेस्टी बुल्ट द हिरिया कैनाल इज इन विजयनगरा? तो किसने कराया था? हर्यक वंश ने, सॉरी दोस्तों, इसका क्या होगा? संगम वंश ने कराया था। किसने दोस्तों? संगम वंश ने कराया था। इम्पोर्टेड है, संगम वंश ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अमल में आया था? तो दोस्तों भारतीय संविधान अमल में कब आया था? तो 26 जनवरी 1950। अमल का मतलब लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो है लागू हुआ था। ये भी आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो बनता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आ गए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन में पहला ही क्वेश्चन है, रिक्त स्थान ने सैनिक समिति और उप समिति का उल्लेख किया है दोस्तों। किसने किया है दोस्तों? तो इसका उल्लेख किसने किया है? मौर्य काल से संबंधित है, एक लेखक का नाम है, लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेगस्थनीज। आपने नाम सुना होगा, मेगस्थनीज ने सैनिक समिति और उप समिति का उल्लेख किया है। पंजाब का कौन सा कबीला है दोस्तों? सेंथ कबीला। इसका आंसर सेंथ कबीला है दोस्तों, ये याद रखना। सेंथ कबीला जमीनी व्यापार से में संलग्न था। ट्राइबल ऑफ पंजाब वाज एंगेज्ड इन द लैंड ट्रेड। बाबा फरीद ने किस भाषा में काव्य रचना शुरू की थी? बाबा फरीद स्टार्टेड कंपोजिंग पोइट्री इन विच लैंग्वेज? तो इसमें क्या होगा आपके लिए आंसर? पारसी और फारसी, दोनों ही मान लेना आप, एग्जैक्टली एक से ही लैंग्वेज है, पारसी और फारसी। ठीक है, मंसूर अभिलेख की एक श्रेणी का किस श्रेणी का जो है मंसूर में आपको मिलता है? तो आप लोग यहाँ पे ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है। मंसूर में किस श्रेणी का? तो मंसूर में क्या हुआ था? एक श्रेणी का उल्लेख मिलता है, कौन सी श्रेणी है वो उस अभिलेख में लिखा गया है, यानी एक आपके श्रेणी का उल्लेख मिलता है। ने विजयनगर में सामान्य लोगों के आवासों का चित्रण किया है। किसने किया है? विजयनगर में सामान्य लोगों के आवासों का चित्रण किसने किया है? अब्दुल रज्जाक ने। किसने दोस्तों? अब्दुल रज्जाक ने। पुर्तगाली एक यात्री था, अब्दुल रज्जाक ने। ठीक है, आगे दोस्तों देखिए, सांची के स्तूप की खोज जो है वो कब हुई थी? ये आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप की खोज कब? तो दोस्तों सांची के स्तूप की जो है खोज कब हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1818 में खोज हुई थी। ठीक है, 1818 में हुई थी। और महाभारत की मूल कथा के रचयिता कौन है दोस्तों? वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। दी एवदर ऑफ ओरिजिनल स्टोरी ऑफ महाभारत आवाज कौन है? वेद व्यासा। कौन है? वेद व्यासा। और सांची स्तूप वाज डिस्कवर्ड इन द 1818। ठीक है, और किताबुल हिंद की मुख्य विषय वस्तु, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ बुक उल हिंद? बुक उल हिंद की क्या है? ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका आंसर बता रहा हूँ आपको, इसकी कौन कौन सी जो है मुख्य विषय वस्तु है। तो किताबुल हिंद क्या है? हिंदी अरबी में लिखी गई थी और अल बिरूनी द्वारा रचित भारत के बारे में विस्तृत ग्रंथ है, जिसमें क्या है आपके लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, धर्म, दर्शन, और कौन कौन से हो सकते हैं आपके लिए? त्यौहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथाएं, सामाजिक जीवन और मूर्ति कला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों का विवेचन किया गया है। मापन विधियों का पूरा विवेचन किया गया है। ये किताबुल हिंद का है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस दोस्तों 16 अगस्त को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बनाया गया था। भारतीय संविधान को सूत्रबद्ध कब किया गया था दोस्तों? तो भारतीय संविधान को सूत्रबद्ध किया गया था, तो मैं बता रहा हूँ आपको, 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को सूत्रबद्ध किया गया था। वेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के अन्वेषण कार्य में अलेक्जेंडर कनिंघम की चूक क्या थी? कि वो उस चीज़ को समझ नहीं पाए थे। ठीक है, उन्होंने उसको विस्तृत टाइम नहीं दे पाए थे। व्हाट वाज द फेलियर ऑफ अलेक्जेंडर कनिंघम इन द कोलोबरेटिव वर्क इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? ठीक है, हमें चांडालों के कर्तव्य की सूची किस में मिलती है? व्हाट डज द लिस्ट ऑफ चांडाल्स इंक्लूड? तो एक मनुस्मृति ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? मनुस्मृति एक ग्रंथ है। ठीक है, उसमें से मिलती है। इसके लेखक का नाम क्या है?
मनु। ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी ईसा पूर्व तक ईस्वी तक ये है। ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपि का अर्थ सबसे पहले किसने निकाला था? तो इसका मैं बताता हूँ आपको। ब्राह्मी और ख्रोष्टी का जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, जेम्स। ये अगला है प्रिंसेप, ठीक है। अगला देखिए, विजयनगर साम्राज्य में कमलपुरम जलाशय का क्या महत्व था? ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है। कमलपुरम जलाशय इस हौज में पानी से न केवल आसपास के खेतों को सींचा जाता था, बल्कि इसमें क्या होता था, इसमें एक नहर के माध्यम से राज्य के केंद्र तक भी इस पानी को ले जाया जाता था, ठीक है। और वर्गाकार था और आयताकार बुर्ज के बाहर और निकले हुए थे, ठीक है। इसके बारे में समझ लिया आपने। सूफी खानकाह में शेख के प्रमुख कार्य क्या थे? शेख लोगों को संगठित करते, आयोजित करवाते वगैरह, ये कार्य शेख के थे। लोगों को धार्मिक शिक्षा देना वगैरह, ये कार्य किसके थे? शेख के थे। आगे देखिए, विवाह में अंतर विवाह पद्धति किसे कहते हैं? यानी व्हाट इज द कैल्ड इंडोगैम्स सिस्टम इन मैरिज। तो यानी एक अपनी जाति में ही विवाह करना, वो क्या कहलाता है? अंतर जाति विवाह यानी कहलाता है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था के पालन में लाने के लिए ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई जाने वाली कोई 2 नीतियाँ जो है वो आपको लोगों को बतानी है। कोई 2 ऐसी नीतियाँ जिनके कारण जो है हो पाया। तो कौन कौन सी थी? तो एक, इस व्यवस्था में दर्जा समझौता जन्म के अनुसार निर्धारित होना जाता था, और उचित जीविका धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों के लिए चारों वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम रहते हैं। ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन था, वेदों की शिक्षा करना, यज्ञ करना करवाना, और उनका काम दान देना और क्या था? लेना था। ये ब्राह्मणों के काम निर्धारित कर दिए थे ब्राह्मणों ने लोगों को नियंत्रित करने के लिए। मेंशन द 2 थिंग्स ऑफ ब्राह्मण शुड अडोप्टेड टू मेंशन द कास्ट सिस्टम्स। अगले है लघुत्रात्मक प्रश्न, ठीक है। वेरी शॉर्ट टाइप आंसर टाइप जो क्वेश्चन होंगे खंड बी में, सारे 2 होंगे। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ही क्वेश्चन है, सांची स्तूप के संरक्षण में भोपाल के बेगमों के योगदान को आप लोगों को समझाना है। क्वेश्चन किस में से उठा है? क्वेश्चन उठा है विजयनगर साम्राज्य वाला जो लेशन है उसमें से उठा है। लेशन नंबर कितना हो गया? ये शायद 7 है ना, विजयनगर वाला। 7 नंबर लेशन है। हिस्ट्री की बुक कौन सी है? हिस्ट्री की बुक है भाई सेकंड बुक है। कौन सी बुक है? सेकंड बुक है, उसमें से ये उठा है। अब देखिए क्या क्या थे। तो एक तो भोपाल की 2 शासिकाएं, एक तो शाहजहां बेगम थी, शाहजहां बेगम, एक थी सुल्तान जहां बेगम। नाम याद रखना, सुल्तान जहां बेगम ने सांची के स्तूप को बनाए रखने में उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्होंने इसके संरक्षण के लिए धन भी दिया और उसके पुरावशेषों को भी संरक्षित किया, और 1818 में इस स्तूप की क्या हुई थी? खोज हुई थी। फिर आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए कि इब्न बतूता के विवरणों के आधार पर आपको सिद्ध करना है कि दासों में काफ़ी विभेद थे। यानी आपको सिद्ध करना है। तो सुल्तान की जो सेवा करते थे उसमें कुछ दासियां संगीत और गायन में निपुण थी। सुल्तान अपने अमीरों पर नज़र रखने के लिए, क्या अमीर लोग कौन होते थे? अमीर का मतलब वैसे अमीर यानी रिच नहीं है। अमीर का मतलब था जो एक खास पद प्रतिष्ठा वाले लोग, यानी उसके परिवार के आसपास के लोग जिनका प्रभाव दरबार में होता था। नज़र रखने के लिए दासियों को भी नियुक्त करता था। दासों को सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए, और इब्न बतूता ने इनकी सेवाओं को पाल किया डोले में पुरुष और महिलाओं को ले जाने के विशेष रूप में अपरिहार्य जो है बताया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अमरनायक प्रणाली को आप लोगों को दोस्तों समझाना है। अमरनायक प्रणाली जो है वो क्या है? तो इस साम्राज्य का एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार था। अमरनायक प्रणाली किसकी थी? ये भी आपकी किस में से है? विजयनगर वाला लेशन है उसमें से ही है अमरनायक प्रणाली। और इसमें क्या हुआ था? इस प्रणाली में कई विशेषताएं दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली से ली गई थी। इक्ता प्रणाली किसकी थी? मोहम्मद बिन तुगलक की थी। और अमरनायक सैन्य कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा शासित क्षेत्र दिए जाते थे। विजयनगर के शासक स्वयं को क्या कहते थे? राय कहते थे। स्वयं को तो राय कहते थे, और सैनिक कमांडर होते थे उन्हें अमरनायक कहते थे। उनको कुछ क्षेत्र दे दिए जाते थे जिस पर वो राज करते थे, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पहाड़िया लोग मैदानों पर आक्रमण क्यों करते थे? इसका कारण आप लोगों को लिखना है कि जो पहाड़िया लोग थे वो, दोस्तों इस चैनल की पीडीएफ आपको कॉल से टेलीग्राम पर मिल जाएगी। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लाता रहूँगा। तो पहाड़िया लोग जो है वो मैदानों पर आक्रमण जो है क्यों करते थे? तो
जहाँ बार-बार आक्रमण होते थे, क्योंकि जहाँ किसानों द्वारा एक स्थान पर बसकर स्थायी खेती की जाती थी। इस प्रकार के आक्रमण प्राय क्या अभाव यानी धन के अभाव या अकाल के वर्षों में खाद्य सामग्री को लूटने के लिए, शक्ति का प्रदर्शन करने अथवा बाहरी लोगों के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए किए जाते थे। स्तूप निर्माण की संरचना को आप लोगों को स्पष्ट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ भी चुका है। तो स्तूप की निर्माण की योजना नीचे एक गोलाकार आधार पर एक अर्ध गोलाकार जो है गुम्बद से क्या होती है, बना जाता है, जिससे क्या कहते हैं हम लोग, अंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड। मैं बनाकर दिखाऊंगा आपको। ऐसे कुछ शुरुआत में आपको कुछ ऐसा बनाना होता है जिसे क्या कहते हैं, अंड कहते हैं। फिर क्या होता है, अंड के ऊपर एक संरचना होती है जिसे हर्मिका कहा जाता है। तो इसे हर्मिका कह दिया मान लो। और फिर क्या होता है, फिर हर्मिका छज्जे जैसी संरचना होती है जिसका निर्माण ईश्वर के आसन के रूप में किया जाता है। हर्मिका के ऊपर एक सीधा खंभा होता है जिसे यष्टि कहते हैं। ऐसे खंभा होता है जिसे ऊपर से उसको क्या कहते हैं, उसको यष्टि कहते हैं। ठीक है, ये आपकी स्तूप की संरचना होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है कि मुगल कालीन ग्रामीण समाज में जाति पंचायतों के क्या कार्य थे। तो मुगल कालीन जो ग्रामीण समाज था उसमें जाति पंचायतों के मुख्य कार्य क्या थे, वो बता रहा हूँ आप लोगों को। तो पंचायत का एक बड़ा काम था तसल्ली कराना, यानी गांव में रहने वाले अलग अलग समुदाय के लोग अपनी जाति की हदों के अंदर ही रहे। ये ग्रामीण जाति पंचायतों के कार्य थे। और पूर्वी भारत में सभी शादियां मंडल की मौजूदगी में होती थी। यूं कहा जा सकता है कि जाति की अवहेलना रोकने के लिए लोगों के आचरण पर नजर रखना और गांव की मुखिया की जिम्मेदारी में से एक था, यानी उनका आचरण खराब न हो पाए इसलिए उन पर कड़ी नजर रखना। बर्नियर ने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को किस प्रकार हानिकारक माना है, कि बर्नियर ने कहा है कि अगर राज्य का भूमि पर स्वामित्व होगा तो क्या होगा, कृषि का विनाश हो जाएगा। क्या होगा, कृषि का एक तो विनाश होगा, एक क्या होगा, किसानों का उत्पीड़न होगा, और एक क्या हो जाएगा, आपके समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में पतन की स्थिति बन जाएगी। क्योंकि बर्नियर ने कहा है कि बर्नियर क्या है, भारत में जो भी देता था उसकी तुलना किससे करता था, यूरोप से करता था। और श्रेष्ठ किस होता था, श्रेष्ठ भी यूरोप को ही बताता था। उसने कहा कि ऐसे तो फिर लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, मतलब उसमें अपना धन पूंजी नहीं लगाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि आप कैसे कहेंगी कि 1857 की जो क्रांति थी उसमें विद्रोहियों के मध्य संचार और समन्वय था। जैसे वो रात को छुप छुप कर क्या करते थे, मिलते थे। रोटी वाले वो चपाती वाली कहानी जो आपने पढ़ रखी है, एक गांधी वाली कुछ कहानी, एक फिक्स जो है योजना वाली, यानी वो मिलते तो थे वरना एक साथ योजना कैसे हो सकती थी। ये क्रांतिकारियों की कुछ चीज़ें आपको नोट करनी है उस लेसन में से और आपको बतानी है। ये क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, अगला है किन कारणों से बौद्ध धर्म तेजी से फैला था, स्पष्ट करना है आप लोगों को। जो बुद्धिज्म स्पीड रैपिडली, उसको एक्सप्लेन करना है। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या था वो आप लोगों को पता चलेगा। बौद्ध ग्रंथ है एक, क्या नाम है इसका, नाम नोट कर लेना, दिव्यदान नाम है। क्या नाम है, दिव्यदान। बौद्ध एक ग्रंथ है जिसके अनुसार सम्राट अशोक जैन मुनि एवं ऋषियों के सर काट कर लाने वालों को स्वर्ण मुद्रा देने की घोषणा की थी। यानी जो अशोक जो सम्राट था उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था और उसने कहा था जो जैन के जो ऋषि मुनि थे उनके सर काट लाने वालों के देते सोने के सिक्के देता था। ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। और मौर्य साम्राज्य में बौद्ध भिक्षुओं को राज दरबार में आदर और उच्च स्थान प्राप्त था। यानी कुल मिला के सबसे बड़ा कारण क्या था, मौर्य साम्राज्य ही था। मौर्य साम्राज्य ने जैन धर्म के लोगों को सिर काटने लाके थे उनको सोना की सिक्के देता था और जो बौद्ध भिक्षु थे उनको दरबार में आदर उच्च पद आदि देता था। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन आप देखिए कि किन कारणों लाहौर अधिवेशन किन दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। एक तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव आपके पास किया गया था। एक आपके उस दिन क्या हुआ था, रावी नदी के तट पर 26 जनवरी को क्या हुआ था, पहली बार झंडा फहराया गया था, स्वराज दिवस मनाया गया था। और इसमें सबसे पहले कोई युवा अध्यक्ष यानी जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे। ये बात कब है, दिसंबर 1929 की बात है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। दो कारण हो गए आपको याद रखो कि आईन अकबरी की प्रमुख कमियां जो है वो क्या थी। यानी आईन अकबरी एक शासकीय ग्रंथ था, यानी अबुल फजल मतलब मान लीजिए हम लिखा था उसने, पर इसमें सबसे बड़ी कमी क्या थी कि वो जनता से प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिला था। उसने सरकारी जो ब्यौरे थे, सरकारी जो रिकॉर्ड्स थे
उनको ज़्यादा इस्तेमाल किया। उससे जनता की जो प्रत्यक्ष जो उस समय की क्या जनता की स्थिति थी उसमें बारे में सरकार के नज़रिए से पता चलता है, लेकिन जनता के अक्षर उनके बीच में क्या पड़ा थी उसके पता हमें नहीं चल पाता। ये सबसे बड़ी कमी थी। अगला देखिए, अगला है इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू करने के पीछे मुख्य कारण क्या थे। तो कार्नवालिस ने शुरू की थी, ठीक है, ये जमींदारी व्यवस्था। तो कार्नवालिस ने कैसे शुरू की थी, तो कार्नवालिस ने जो आपके पहले इससे थे जो इस्तेमारी व्यवस्था के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से स्थायी बंदोबस्त आरंभ की थी। ये व्यवस्था कहाँ पे शुरू की थी मैं बता रहा हूँ आपको। बंगाल, बिहार और ओडिशा में ये शुरू की गई थी, और बनारस और उत्तरी कर्नाटक में भी लागू की थी। स्थायी बंदोबस्त के जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक यानी परमानेंट उनको जो है मालिक बना देते थे, बॉस बना देते थे, और वो आपकी आगे होगी वो कैसे कुछ टैक्स देना था आपको पढ़ा हुआ है, इतना आपके लिए बहुत है। अब सेक्शन सी की बात करते हैं, खंड स की, जो कि भी आपके लिए दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मौर्य साम्राज्य के महत्व और पतन के कारणों पर आपको वर्णन करना है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मौर्य साम्राज्य धराशायी आखिर हुआ तो हुआ कैसे। मौर्य साम्राज्य के पतन के कई कारण हैं। इनके ऊपर एक सुदृढ़ शासन सत्ता का प्रभाव जमा रहा। महत्व तो ये था कि सुदृढ़ शासन व्यवस्था चली आ रही थी, लेकिन किंतु बाद में जो ही उसकी मृत्यु हुई, उस साम्राज्य के विभिन्न भाग इससे पृथक होने लगे। शासन के अभाव में कश्मीर, गांधार, विद्रोह आदि राजाओं ने अपनी स्वतंत्र सत्ता घोषित कर दी। और सबसे बड़ा कारण क्या था कि उत्तराधिकारी का भी अभाव था। आंतरिक युद्ध भी इसका कारण बना। महत्व क्या थे, बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैला, और अशोक जैसे महान सम्राट के तो आप जानते ही हो। अभिलेख साक्ष्य की प्रमुख सीमाएं क्या है, ये अथवा में है, मैं आपको करा देता हूँ कि अभिलेख साक्ष्य की जो है प्रमुख सीमाएं क्या होती है। कि अभिलेख जो है तीन सीमाएं आप मुख्य रूप से इसमें होती है। एक तो होती है कि सभी प्रकार के अभिलेखों को पढ़ना पॉसिबल नहीं है, यानी सबसे पहले सभी को पढ़ना पॉसिबल नहीं है। फिर प्रकाशित करना भी और उनका अनुवाद करना क्या है, मुश्किल है, यानी प्रकाशित नहीं कर सकते उसको। और उसका जो ट्रांसलेशन यानी अनुवाद आप मान लीजिए वो भी करना बहुत मुश्किल है। समय के अनुसार अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार केवल सीमित शिलालेख ही है। अभिलेख में सभी प्रकार के आर्थिक और राजनीतिक घटनाओं को दर्ज नहीं कर सकते, कुछ मुख्य घटनाओं को ही दर्ज कर पाते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी आप मान सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। बाबा चिश्ती संप्रदाय में उपासना यानी जियारत और कवाली की पद्धति को आप लोगों को समझाना है। जियारत क्या होता है, जियारत क्या है, चिश्ती संप्रदाय होता है। जियारत में इस्लाम में जियारत पैगंबर मोहम्मद, उनके परिवार के सदस्यों और वंशजों, उनके साथी तथा उनके धर्मी शख्सियतों जैसे कि पैगंबर, सूफी, ओलिया और इस्लामी विद्वानों से जुड़े पवित्र स्थानों तक की जाने वाली एक प्रकार की तीर्थ यात्रा आपकी हो गई। जियारत क्या हो गई, एक प्रकार की तीर्थ यात्रा हो गई, वहाँ पे करते हैं, जाते हैं, उसको जियारत कहते हैं। तो अकबर ने भी जियारत की थी, कहाँ की, अजमेर की थी। अब आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ बनती है कवाली। क्या होती है कवाली, तो कवाली क्या है कि कवाली उर्दू में जो है एक भारतीय उपमहाद्वीप में सूफीवाद और सूफी परंपरा के अंतर्गत भक्ति संगीत की एक धारा के रूप में उभर कर आई थी। यानी भक्ति क्या कह सकते हो, सूफी तो है ही, सूफी में भक्ति संगीत की जो है एक धारा थी, भक्ति संगीत की एक धारा थी, उसका नाम क्या था, कवाली था। हालांकि राइटिंग ठीक नहीं है पर आप समझ पा रहे होंगे। और इसका इतिहास 700 साल पुराना है, और ज़्यादा वर्तमान में ये भारत, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश सहित बहुत से अन्य देशों में संगीत एक लोकप्रिय विद्या है। अंग्रेजों को अब बाबा गुरु नानक का सिख मत की प्रसिद्धि का योगदान और उनकी प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। एक तो है गुरु नानक देव जी ने अपनी शिक्षाओं के आधार पर ही सिख धर्म की नींव डाली थी, जो कि एकेश्वरवादी धर्म है। कैसा धर्म है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है क्वेश्चन। एकेश्वरवादी कैसा है धर्म है, यानी एक ईश्वर को मानता है। यह धर्म ईश्वर की एकता, ईश्वर की समानता, सामाजिक न्याय पर जोर देता है। गुरु नानक देव जी का झुकाव बचपन से ही अध्यात्म की ओर था, रिलीजियस की ओर था। और किंवदंतियों के अनुसार यानी कहानियों के अनुसार आप जी ने बचपन से ही ज्ञान और ध्यान करना शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन आता है कि उनकी प्रमुख शिक्षाएं क्या थी। तो गुरु नानक सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा ये थी कि उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की थी। भाई उन्होंने कहा था जातिवादी कुछ है ही नहीं, जाति व्यवस्था की निंदा कर दी थी, और इसके खिलाफ जोरदार ढंग से बात की। और उनका मानना था कि धर्म, लिंग और जाति के बावजूद हर कोई समान है।
ठीक है, ये कुछ चीज़ें हो गई। और उन्होंने एकेश्वरवादी शिक्षा दी, ईश्वर एक है, समानता पर बल दिया, सामाजिक न्याय पर बल दिया, ये कुछ उनकी प्रमुख चीज़ें हो गई। फिर आता है 1857 की भारतीय राष्ट्रीय जो भावनाओं को विकसित करने में किस प्रकार 1857 की समर्थियों ने उसको योगदान दिया, उसका कोई विवेचना करनी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ हो सकती है, वो क्या हो सकती है बताता हूँ आपको। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों को अवध में दिलचस्पी क्यों थी। क्वेश्चन ये है, और अवध विलय की प्रक्रिया का वर्णन भी करना है, यानी वाई वी आर द इंटरेस्टेड ऑफ ब्रिटिशर्स इन अवध, डिस्क्रिप्शंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ अवध। तो इसकी सबसे बड़ा कारण क्या था कि 1856 में अवध का अधिग्रहण अंग्रेजों ने साम्राज्य विस्तार की नीति के तार्किक परिणाम इसका निकल कर आया था। अंग्रेज मानते थे कि ताल्लुकदारों का वहाँ की भूमि व्यवस्था में कोई योगदान नहीं है। अंततः अपनी इस धारणा के तहत उन्होंने अपने मध्यस्थों के उन्मूलन की नीति के द्वारा उनके विशेष अधिकार समाप्त कर दिए थे। अब विलय क्यों किया था, तो इसका एक प्रमुख कारण यह था कि अवध का हर नवाब अंग्रेजों के प्रति वफादार था और नवाब को उसके राज्य छीनने की धमकी दी थी। तो डलहौजी ने भी वही आधार लिया और अवध राज्य में प्रशासनिक अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का बोलबाला बताकर इसको क्या कर लिया, हड़प लिया। ठीक है, उसको पेंशन पे रख दिया। और आगे है कि 1857 की समर्थियों ने भारतीय राष्ट्रवादी भावनाओं को किस प्रकार विकसित किया, यानी कुछ मिलाकर कुछ समर्थियाँ रह गई थी 1857 में, उनको आगे के आंदोलन में किस प्रकार। तो इससे अंग्रेजों को रणनीति बदलने पर विवश किया। वे समझ गए कि भारतीय राष्ट्रवाद उनके औपनिवेशिक हितों के विरुद्ध है, जिसे समाप्त करना आवश्यक है। इसके लिए अंग्रेजों ने सुविचारित रणनीति अपनाई और उन्होंने रणनीति की हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करो, और वहीं से शुरू हुआ था। और भारतीय राष्ट्रवाद को हिंदू राष्ट्रवाद और मुस्लिम राष्ट्रवाद में बांटना उनकी सबसे बड़ी कमी थी, और आज भी बंटा हुआ ये है। और आज मान लो ये आपका जो है इंडिया है, तो ये इतना ही नहीं था, इंडिया कुल मिलाकर पहले ऐसा था, आप मान सकते हो कि मतलब ये सारा इंडिया था, पर यहाँ पे बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान बना दिया, इस प्रकार से आपकी इंडिया को पूरा बांट दिया। ठीक है, 1857 की समर्थियाँ हो गई, योगदान दे दिया उन्होंने, ये चीज़ें जो है आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गई। और आगे देखिए, आगे अगला क्वेश्चन है कि आपको इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। किन पर लिखनी है आपको संक्षिप्त टिप्पणी, तो असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और दांडी यात्रा, दांडी मार्च। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया आपकी। असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था, मैं कहता हूँ 1920 में शुरू हुआ था, 1 अगस्त से। ठीक है जी, 1 अगस्त को क्या हुआ था, 1 अगस्त को शुरू हुआ था। कौन सा विशेष अधिवेशन इसमें हुआ था, तो लखनऊ एक विशेष अधिवेशन नहीं, नागपुर का विशेष जो है अधिवेशन यहाँ पे आपके लिए, नागपुर का जो है विशेष अधिवेशन यहाँ पे हुआ था। क्या हुआ था, नागपुर का विशेष अधिवेशन आयोजित हुआ था, 1920 में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने कहा था कि सरकार का सहयोग ही नहीं करना है, सरकार को सब सहयोग बंद कर दो, पूरी तरीके से हुआ था। ख़त्म कब हुआ था, तो इसमें हुआ था एक हत्याकांड, शायद वो 22 नहीं सॉरी, इसमें कहीं पर 4 फरवरी आता है, कहीं पर 5 फरवरी आता है। 1922 की बात है, चोरा चोरी कांड होता है, लगभग 19 पुलिस वाले मर जाते हैं, और उस 22 पुलिस वाले मर जाते हैं सॉरी। उसके बाद गांधी जी ने हिंसक होते गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और कितने साल की सज़ा सुनाई गई, गांधी जी को 6 साल की सज़ा सुनाई गई। ठीक है, दांडी यात्रा ये कब शुरू हुई थी भाई, ये आपकी शुरू हुई थी 1930 में। शुरू कब हुई थी, अच्छा 12 मार्च को शुरू हुई थी। मार्च क्यों बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये मार्च में चली थी, और 6 अप्रैल को ख़त्म हुई थी। और 6 अप्रैल को गांधी जी यहाँ साबरमती आश्रम से निकले थे पैदल, और कहाँ पे पहुँचे थे, दांडी गुजरात पहुँचे थे। नमक कानून बनाकर बेचा था, उसकी पूरी बेची थी, और कानून का उल्लंघन किया, और यहाँ से शुरू होता है क्या आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये आंदोलन जब दांडी मार्च खत्म हुआ 6 अप्रैल को, तो ये शुरू हुआ था, यानी हम विनय के साथ अवज्ञा करेंगे, यानी आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे। और ये आंदोलन भी काफ़ी चला था, उसके बाद में आपके समझौता होता है, वो चीज़ें बात की हो गई आपकी। ठीक है, तो कुल मिला के दांडी मार्च, कुल मिला के इसमें 79 जो है गांधी जी के साथ सहयोगी थे। कितने दिन चली थी, तो लगभग ये 24 दिन के आसपास चली थी, कभी कहीं 26 भी लिखा आता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। आप किस प्रकार कहेंगे कि स्वतंत्रता के बाद के महीने गांधी जी के जीवन के श्रेष्ठतम क्षण थे,
तो गांधी जी क्या करते थे, एक तो गांधी जी दिल्ली में प्रार्थना करते थे, बिड़ला मंदिर, शाम को लोगों से मिलते थे, भजन करते थे। गांधी जी का झुकाव किसकी तरफ ज़्यादा हो रहा था? अध्यात्म की तरफ ज़्यादा हो रहा था। गांधी जी सब तरीके से थे, और स्वतंत्रता के बाद के महीने गांधी जी जो उनके श्रेष्ठतम क्षण थे, उन्होंने उपहास अदा किए, उन्होंने लोगों को एकरूप होने के लिए मतलब ये किए, आंदोलन वगैरह किए। तो वो चीज़ें आपकी हो जाएगी। गांधी इस लाइफ के बारे में आपको थोड़ा लिखना है। फिर आपके थोड़े निम्नात्मक प्रश्न जो है वो आते हैं लगभग 250 शब्दों में, यानी लगभग आपके मान के चलिए 100 शब्दों में, यानी लगभग आपको 2-2.5 पेज में आपको ये लिखने होते हैं, 2-3 पेज में। और सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताओं को आप लोगों को लिखना है। तो नगर नियोजन की प्रमुख विशेषता मैं आपको बता रहा हूँ, और उनको लिखते हुए वर्तमान संदर्भ में इनकी प्रासंगिकता को भी आपको समझाना है। सबसे पहले सिंधु घाटी के कुछ देख लेते हैं, जैसे कि सड़कें समकोण पर काटती थी, यानी कुल मिला के सड़कें ऐसी होती थी और ऐसे, यानी कुल मिला के आप मान सकते हैं कि समकोण पर 90 डिग्री के कोण पर सड़कें काटती थी। और नगर नियोजन एक ग्रिड प्रारूप था, ऐसा कुछ बना होता है जैसे कि आजकल हाउसिंग बोर्ड बने होते हैं वैसे। और सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकास प्रणाली भी अपना विशेष महत्व रखती है। तो ये सारी चीज़ें आज प्रासंगिक भी है, आज भी सड़कें ऐसी बनती है, आज भी ग्रिड प्लान, जो चंडीगढ़ शहर है ना, वो ग्रिड प्लान से बसा हुआ है। आपकी बहुत सुंदर सिटी है भारत की चंडीगढ़ सिटी। और कौन सा हो गया आपकी, एक जो आपकी गंगानगर जो है, राजस्थान का गंगानगर जो सिटी है वो भी इससे बसा हुआ है। हालांकि आप लोग पूछेंगे मैं बीकानेर से ही हूँ, कहाँ से हूँ? बीकानेर से। ठीक है, आगे देखिए। तो इसमें और पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, नालियों का जाल बिछा हुआ था। तो ये आज भी इनकी ज़रूरत होती है, आज भी इनकी प्रासंगिकताएं हैं, इसलिए इनको हम लोग लिखते हैं। फिर देखिए इसके पतन के कई कारण बताए जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का आखिर पतन हुआ तो हुआ कैसे, इसके बारे में। हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारणों और उनके प्रभावों का विस्तृत आप लोगों को वर्णन करना है। तो हड़प्पा सभ्यता का आखिर पतन कैसे हुआ, क्या मुख्य कारण रहे और उसके क्या प्रभाव और विस्तृत आपको वर्णन करना है। तो रीज़न क्या रहे, रीज़न सबसे पहले एक तो बाढ़ आप मान सकते हैं, आर्यों का आक्रमण भी आप लिख सकते हैं, और जलवायु परिवर्तन हो गया था वो भी लिख सकते हैं। और आप कौन सा लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं तात्विक परिवर्तन, व्यापार में गतिरोध लिख सकते हैं आप, प्रशासनिक स्थिरता, महामारी, साधनों का अधिक जो है उपभोग, यानी साधनों को अधिक यूज लेना, ये सब चीज़ें हो सकती है। ठीक है, अब अगला है इसके प्रभाव क्या हुए। तो बाद में सब उथल फुथल हो गया, जीवन दोबारा शुरू हुआ, मतलब ये चीज़ें तब रह गई। सिंधु घाटी सभ्यता में अगला है नगर नियोजन किस प्रकार से था। तो नगर नियोजन तो मैंने बता दिया आप लोगों को। अगला है आपकी संविधान सभा में किस प्रकार केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया, इस पर उत्पन्न जो है हुए विवादों को आप लोगों को स्पष्ट करना है। तो केंद्र को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ लोग पक्ष में थे, कुछ लोग कह रहे थे केंद्र को इतना शक्तिशाली होना चाहिए, राज्य को स्वायत्ता होनी चाहिए, वरना केंद्र एक तरीके से फिर से औपनिवेशिक शासन का रूप ले लेगा। जैसे अंग्रेज बहुत शक्तिशाली थे, राज्यों को स्वायत्ता नहीं थी, हर राज्य को अपना प्रशासन चलाने की छूट होनी चाहिए। लेकिन उस समय कुछ लोग केंद्र की हिमायती नहीं थे, क्योंकि उस समय देश की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि देश की अखंडता और एकता को खतरा था। नए नए राष्ट्र बने थे, पाकिस्तान चीन से आक्रमण का डर। और हालांकि उसमें मेरा मानना पर्सनली सभी का मानना ये है कि केंद्र को शक्तिशाली बना के उसमें बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि केंद्र आज शक्तिशाली नहीं होता तो भारत के बहुत सारे टुकड़े हो गए होते, जैसे कि पाकिस्तान के हुए थे बांग्लादेश के रूप में। तो केंद्र उस पर उत्पन्न हुए कुछ एक दो विचार है जो कि एनसीईआरटी से प्रॉपर पढ़ के लिख देना। ठीक है, और आगे देखते हैं पृथक निर्वाचिका की समस्या पर उत्पन्न हुए प्रमुख विवादों और उनके बीच मतभेद क्या हुए थे। पृथक निर्वाचिका पर सबसे पहले ये देखिए है क्या। पृथक निर्वाचिका मतलब है कि शोषित जो लोग हैं, यानी जो दलित लोग हैं, वंचितों और दलितों के लिए अपने प्रतिनिधि को अपने क्षेत्र में वोट देने का अधिकार पृथक निर्वाचिका कहलाता है। इसके सबसे पहले शुरुआत कब हुई थी, तो 1909 का जो अधिनियम था उसमें हुई थी। और पृथक निर्वाचक प्रणाली 1909 के दिन पेश की गई थी। और केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों के आकार में बढ़ोतरी हुई। मनोनीत आधिकारिक सदस्य सरकारी अधिकारी जिन्हें गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया जाता था। भारत में पहली बार पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो 1952 के भारत के प्रथम आम चुनाव में यही हुआ था। कुछ राजनीतिक विचारकों राजनेताओं ने सुझाव दिया कि जिस दल की सम्मति से सरकार चलने वाली हो उसे कम से कम कुल मतदाताओं की बहुसंख्या का समर्थन तो प्राप्त होना ही चाहिए। इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर निर्वाचक प्रणाली में कुछ सुधार सुझाए गए थे।
और इसमें कुछ मतभेद थे, कुछ ने कहा था सही है, लेकिन भीमराव अम्बेडकर इसके पक्ष में थे, गांधी जी इसके क्या थे, विपक्ष में थे। गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच कौन सा पैक्ट हुआ था, पूना समझौता, ये जिसे पूना पैक्ट बोलते हैं, जो आपके 1932 में हुआ था। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, इसी से संबंधित था। आगे देखिए, भारत के रेखा मानचित्र पर इन स्थानों को आप लोगों को अंकित करना है। सबसे पहले आजमगढ़, आजमगढ़ कहाँ पे भाई, आजमगढ़ यूपी में है। औरंगाबाद कहाँ पे भाई, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। राखी गढ़ी कहाँ पे, हरियाणा में हो गया। वाराणसी कहाँ पे है भाई, यूपी में हो गया। पानीपत आपके कहाँ है, पानीपत, एक युद्ध हुआ था पानीपत, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। भारत के रेखा मानचित्र में इलाहाबाद हो गया आपके, इलाहाबाद मतलब यूपी में ही हो गया, जिसे अब आज नाम इसका प्रयागराज नाम है भाई, इसका क्या नाम है, प्रयागराज नाम पूछ भी ले। पूना कहाँ पे, पूना आपके महाराष्ट्र में है। मद्रास कहाँ पे, मद्रास आपके चेन्नई में है। दौलताबाद कहाँ पे, दौलताबाद एक राजधानी बनाई थी जो कि महाराष्ट्र में है। फिर आपके अमरावती कहाँ पे है, तो अमरावती अभी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है, अमरावती है, इसलिए चर्चित है। तो पेपर आपको कैसा लगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है, मैंने पूरा आपको पूरा समझाया। पेपर आपको लगा कैसा, प्लीज़ मुझे जरूर बताना। आई होप आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। वीडियो टाइम टू टाइम आते रहेंगे, टाइम टेबल के अनुसार वीडियो आएंगे, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसकी हर सहित आपको PDF मिल जाएगी दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।